आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और मैंने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में लिटरेचर किया है। पिछले 5 से 6 सालों से तकरीबन मैं एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। इंडिया की काफ़ी सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, और फिलहाल अभी अनअकैडमी प्लस पर बैंक कैटेगरी में मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए, जो जानते हैं उनको तो पता ही है। आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आज हम यूट्यूब के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इस बुक को हम लोग कवर करेंगे। इनके जो ऑथर हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इस किताब के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको लॉजिकली उनको अप्रोच करवाने जा रहा हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ये सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। टेंसेस, प्रोनाउंस, नाउंस, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो इन डेट्स को ये जो सेशंस हैं आपके सामने आएंगे। जैसे आज 27 सितंबर है, तो आज टेंसेस की क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे। ऐसे ही 28, 29, 30, 4, 7, 10, 13, 16, 19 को सारे सेशंस आपके सामने आ जाएंगे। और जो मैंने पीडीएफ आपको भिजवाई है, उम्मीद करता हूँ कि पहले आपने सॉल्व कर ली होगी। जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है। अगर जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता, टेलीग्राम चैनल में आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। और जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, कोई बात नहीं, आप साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चंस हम लोग टैकल करने वाले हैं। इस बुक के कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा है। 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो है। आप देखिए, पहले उन्हें समझिए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आ जाइए, साथ साथ सीखेंगे, बढ़िया तरीके से अप्रोच करेंगे। करें जी, शुरुआत करें, कर दे श्री गणेश इसका। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सेशन का टाइम देख लिया, 2 बजे अपलोड होंगी क्लासेस। आ जाइए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेंसेस की। तो टेंसेस के कुछ 50 to 52 क्वेश्चंस हैं अराउंड, सबको टैकल करेंगे लॉजिकली, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जो मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा उनको। तो आपके सामने आ जाएगी ये स्लाइड, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं जिनके पास पीडीएफ नहीं है, तो हाथों हाथ सॉल्व कर लीजिए। बाकी फटाफट से अपने आंसर मैच कीजिए, देखिए कि लॉजिकली आपने सॉल्व किया या नहीं किया। क्लियर है? अगले चैप्टर की भी पीडीएफ मैं आपको पहले ही भिजवा दिया करूंगा, जो भी आपके आने वाले चैप्टर्स रहेंगे, कि आप निश्चिंत रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। इसमें मिस्टेक ये है कि व्हेन, इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, ये सब के सब टाइम और कंडीशन बताने वाले वर्ड होते हैं। इनके साथ हम कभी भी विल शेल का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाने के लिए यू प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी। यू फाइंड आउट एकदम सही है, व्हेन यू फाइंड आउट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे इफ़ ही विल कम हेयर नहीं होता, इफ़ ही कम्स हेयर होता है ना। इफ़ ही विल कम नहीं होता, इफ़ ही कम्स होता है, क्योंकि इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ना कि कोई फ्यूचर का टेंस। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। जब भी तुम यहाँ आते हो, मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आते हो। जब भी आते हो तभी मिठाइयाँ लेके आते हो। क्या ये एक्शन हैबिट को डिनोट नहीं कर रहा है? क्या ये एक्शन रिपीटेड बात को डिनोट नहीं कर रहा है? अगर हैबिट को डिनोट कर रहा है, रिपीटेड बात को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे एक्शंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज एम आर हटाओ, आईएनजी हटाओ, यू आपका प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, व्हेनेवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। अगला आपके सामने, It is appearing to me that you are plotting against your friends and their parents. It is appearing to me that, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आपको याद होगा, जब भी appear का मतलब प्रतीत होना होता है, वो एक स्टेट वर्ब होता है। स्टेट वर्ब में हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? इट अपीयर्स टू मी दैट। याद आ रही है ना स्टेट वर्ब्स? बिलीव हो गया, एग्री हो गया, आपका लव हो गया, हेट हो गया। मैंने बहुत सारे वर्ब्स आपको पढ़ाए हुए हैं स्टेट वर्ब, साथ साथ एक्सेप्शन भी बताए हैं। अपीयर में एक्सेप्शन भी होता है, याद हो तो। अपीयर में जब प्रकाशित होना होता है तब आईएनजी आ सकता है, लेकिन जब वो सीम का सेंस दे, प्रतीत होने का सेंस दे, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अपीयरिंग दैट आई विल पास द एग्जाम, गलत है, प्रतीत होने की बात हो रही है। इट अपीयर्स टू मी दैट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। The old man who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए। यहाँ पे is sitting लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पे आप देखिए lived लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। और आगे आप देखिए हैज़ नेवर क्रिएटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपने नोट किया, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन बीच में पास्ट आ गया।
तो आप पैरेललिज्म को मेंटेन करें ना, टेंस एक ही चलाएं ना यहाँ पे। अगर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे भी कोई प्रेजेंट का चाहिए होगा, पास्ट का कैसे आ सकता है? तो प्रेजेंट का यहाँ कौन सा चाहिए? आपने देखा फॉर लिखा हुआ है, यस और नो। फॉर और सिंस के साथ आपको पता है आप हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, और हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। बताया हुआ है ना आपको मैंने, फॉर और सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आता है। तो बेटा यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, तो इधर पास्ट कैसे, इधर भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर और सिंस लिखा हुआ था इसलिए आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी। तो आप इसे हैज़ लिव्ड भी कर सकते हैं और हैज़ बीन लिविंग भी कर सकते हैं, एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड आपके सामने, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले। चलो जी, उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे। आ जाइए, फिफ्थ क्वेश्चन है अ मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कौन होता है? ऐसा इंसान जो महिलाओं से नफरत करता है। जहाँ जहाँ पे ये मिस वर्ड दिखाई देता है इसका मतलब नफरत होता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट मतलब जो शादी से नफरत करता है, ठीक है। एक आपने सुना होगा मिज़एंथ्रोपिस्ट, मतलब जो मानवता जात से नफरत करता है। तो जहाँ जहाँ पे मिस आ जाए मतलब कुछ हेट्रेड की बात हो रही है। और जेनस जहाँ पे वर्ड आई, ये विमेन की बात करता है, ठीक है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट जीन है ना, जो विमेन की बीमारियों को ट्रीट करता है, एलिमेंट को वो करता है, टैकल करता है, यस और नो। तो मिसोजिनिस्ट बेसिकली ऐसा इंसान जो महिला से नफरत करता है, ध्यान रखिएगा। जिन मतलब विमेन होता है, मीसो मतलब हेट। तो मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन। ये फिलो शब्द का मतलब प्यार होता है। जैसे फिलॉसफी, फिलॉसफी में आप लोग देख पा रहे हैं, सोफी मतलब विजडम, फिलो मतलब प्यार, तो जिसको ज्ञान से प्यार हो, फिलॉसफी। तो मिसोजिनिस्ट नफरत करता है महिला से और फिलोजिनिस्ट प्यार करता है। तो आपको पैरेललिज्म भी मेंटेन करना ना, यहाँ लव्स बोला है तो यहाँ आपको हेट्स बोलना पड़ेगा। इज हेटिंग कैसे आ सकता है? और वैसे भी हेट मैंने बताया स्टेट वर्ब होता है। दूसरा फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, तो फैक्ट में वैसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। कि उसकी अच्छी सेहत का राज इस चीज़ में है कि वो सनराइज से पहले उठता है। अरे एवरी मॉर्निंग बोला हुआ, आगे देखो, आज भी उठता है, कल भी उठता है, परसों भी उठता है, मतलब आदत है। आदत है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ही गेट्स अप होना चाहिए। बोलो हाँ। चले बच्चे आगे। सेवंथ, नाउ अ डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन absenting himself फॉर अ मंथ। तो नाउ डेज, दीज डेज, नाउ डेज, दीज डेज, ये ऐसे टर्म्स होते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आते हैं कि एक्शन अभी भी चल रहा है। चल रहा है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। नाउ डेज ही इज़ टीचिंग फिजिक्स, नाउ डेज ही इज़ लिविंग ओवर देयर, नाउ डेज ही इज़ डूइंग दिस थिंग दैट थिंग। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। और ये एकदम सही है, प्रोनाउन के अंदर मैंने पढ़ाया था कि एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंडन। यहाँ पे सीम्स लिखा हुआ है तो आगे भी प्रेजेंट ही चलना चाहिए कि वो खुश प्रतीत हो रहा है क्योंकि शायद उसके पेरेंट्स आ गए हैं लंदन से उसके साथ रहने के लिए। तो जब यहाँ प्रेजेंट चल रहा है बेटा, तो आगे भी प्रेजेंट ही चलाएंगे ना। पेरेंट्स प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? चलें आगे। चलिए एक सेकेंड लीजिए भाई, पोज करिए वीडियो को फटाफट से और क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करेंगे। मैं इतने जल ग्रहण कर लूँ, है ना। चलो भाई, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, अपॉर्चुन टाइम के डायरेक्ट बात सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हम लोग बड़े प्यार से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यू स्टार्टेड दिस वर्क आना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। 10th क्वेश्चन है, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। लास्ट वीक में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हमको पता है ओनली यहाँ पे डाइड आना चाहिए। बोलो हाँ। many of my friends wish to come here today but none of them arrived yet। yet लिखा हुआ है, yet, so far, till now, yet, so far, till now, yet, this is the first time, this is the last time। ये unfinished के actions से पूरी टाइमलाइन बनवाई थी। तो unfinished में सेकंड फॉर्म नहीं आता, has have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो none of them has arrived yet, ध्यान रखिएगा। none के साथ बेसिकली हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, प्लूरल भी आ जाता है बहुत बार लेकिन सिंगुलर प्रेफर किया जाता है। none of them has arrived yet। unfinished की वर्ब चाहिए थी क्योंकि yet लिखा हुआ था। unfinished का मतलब has have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। She says that she will take her umbrella in case it will rain। it, in case, if, when, till, until, unless, in case, as soon as, इनके बाद कभी भी will shall का यूज़ नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। in case it rains, अगर बारिश होती है तो। I will let you know as soon as, फिर से आ गया as soon as के बाद भी will shall नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। as soon as I get any information about your प्रमोशन। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। when I'll be 30, वही सेम बात, if, when, till, until, unless के बाद फ्यूचर का यूज़ नहीं करते।
अब जी किसका यूज़ करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब बी की फॉर्म लिखी हुई है, बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, बी, एम और आर, ये तो होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। एक होती है वॉज और वर, ये आपकी सेकंड फॉर्म होती है। और बी वॉज बीन, ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ऐसी फोर्थ फॉर्म भी होती है बीइंग आईएनजी वाली, और फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी इज, एस या ई एस वाली। यस और नो। तो व्हेन आई विल बी 30 बोला, जब फ्यूचर का यूज़ नहीं कर रहे आप लोग, तो आई के साथ बी थोड़ी आता है, आई के साथ क्या आता है बेटा, आई के साथ एम आता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो फर्स्ट फॉर्म होता है या फिफ्थ फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म थोड़ी होता है, थर्ड फॉर्म थोड़ी होता है, बीइंग थोड़ी होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म होता है या फिफ्थ फॉर्म होता है। और आपको पता है आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, ना कि आर का, ना कि इज का, ना कि बी का। I am 30, when I am 30 most of my friends will be above 35। क्यों किया हमने m यहाँ पे, क्योंकि when के साथ हम कभी फ्यूचर का यूज़ नहीं करते, है ना। जैसे कहा if I will come here नहीं होता, if I come here होता है, will को काट दिया ना। प्रेजेंट टेंस यूज़ किया, ऐसे प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में भी आई के साथ बी नहीं आता, एम आता है, इसलिए हमने यहाँ एम चूज़ किया। ये बड़े प्यार से पढ़ाया मैंने वर्ब के अंदर, याद हो तो। ये वाला पॉइंट वर्ब में पढ़ाया था, टेंस का था लेकिन वर्ब में पढ़ाया था, याद हो तो। This is indeed the first time in my life that this is the first time के साथ हम unfinished का यूज़ करते हैं। I hear नहीं होगा, I have heard होगा, I have heard होगा। This is the first time I saw this movie, सही है गलत है, This is the first time I have seen this movie। समझ में आ रही है बात। तो This is the first time in my life that I have heard such an interesting story। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको बिफोर लिखा दिखाई दे तो बिफोर के आगे सेकंड फॉर्म आता है, बिफोर के पीछे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पूरा का पूरा आपको डिटेल में सिखाया था ये टाइमलाइन के थ्रू। और ये भी कहा था कि ये वाला पॉइंट पहले जा सकता है और ये वाला बाद में भी जा सकता है, और यही हुआ है कि बिफोर आया, बिफोर के आगे बेटा सेकेंड फॉर्म होता है, और यहाँ तो हैड लगा हुआ है। और ये वाला पार्ट अब आगे चला गया, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आप देख पा रहे हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। बहुत आसान चीज़ है, बस यहाँ पे हैड नहीं आएगा। बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, मतलब अलार्म के रुकने से पहले ही शेड को पुल अप कर दिया, रुकने से पहले ही वो काम कर दिया, वो काम पहले ही कर दिया। तो ये फर्स्ट एक्शन है, ये सेकंड एक्शन है, ये पहले ही हो चुका है, तो पास्ट का भी पास्ट है, इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो बाद में अलार्म रुकना बंद हुआ, क्योंकि उससे पहले ही कर चुके, तो बाद में बंद हुआ, तो ये सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म आती है, बताया हुआ है ना। आई हैव बिन नोइंग, नोइंग आप लोग जानते हैं कि स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब जब हटाते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस लेके आते हैं, याद आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फॉर और सिंस भी लिखा हुआ है, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। यस और नो, क्योंकि ये नोइंग तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब में तो आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते ही नहीं, कॉन्टिन्यूस टेंस आता ही नहीं है, आता सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैंने कहा आई एम नोइंग यू, अब आप लोग बोलते हैं आई नो यू, आई नो यू, यही बोलते हैं ना, आई एम नोइंग यू को आई नो यू। लेकिन यहाँ पे अब नो नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फोर और सिंस भी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सिखा रहा था मैं कहीं पे कि फोर और सिंस कभी लिखा हो, रब कर दिया क्या मैंने, रब कर दिया, कोई बात नहीं। फोर और सिंस कभी लिखा हो, फोर और सिंस कभी लिखा हो, तो या तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो काटा मार ही चुके हैं, वो तो गलत है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। आई हैव नॉन हिम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी हैं कॉन्सेप्चुअल वाली, प्लीज़ देख लें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई हुई हैं ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें। 18th, he uses to study at least till 10 o'clock at night and then goes to bed। अब आप मुझे बताओ, कुछ बच्चे यहाँ used to कर देते हैं। used to तो तब होता है जब पास्ट की हैबिट हो, लेकिन आगे पढ़ो कि प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है कि वो रात के 10 बजे तक पढ़ता है ना, और फिर बेड पे चला जाता है। फैक्ट बता रहे हैं, प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो ही सब्जेक्ट स्टडीज कर देंगे। समझ में आया। आप यहाँ यूज टू कर देते हैं कुछ बच्चे, यूज टू तो पास्ट की हैबिट हो जाएगी, आगे देखो प्रेजेंट जब डिफाइन है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही करेंगे ना। यहाँ वेंट होता तो यहाँ यूज टू कर सकते थे, यूज टू स्टडी, लेकिन आगे गोज है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन पब्लिक लाइब्रेरी। क्या कहा, इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब उसके पास अगर थोड़े बहुत घंटे होते, फ्री टाइम होता, तो वो
पब्लिक लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करता। ये कंडीशनल का पार्ट है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को कंडीशनल नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं स्टिल एक बार छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे उनको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पे भी कुछ टाइम बाद जो चैप्टर्स रह गए हैं वो भी आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि वॉइसेस रह गया, नरेशन रह गया, आर्टिकल है और आपका कंडीशनल है। पढ़ा दूंगा ये वाले, जब सारे पढ़ा दिए तो वो भी पढ़ा दूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक बार कंडीशनल का ओवरव्यू देख लीजिए जल्दी जल्दी से। कंडीशनल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, आप बस स्ट्रक्चर समझ लीजिए, डिटेल में चैप्टर में ही समझाऊंगा आपको। पहला कंडीशनल क्या होता है कि इफ़ के साथ जब कभी भी सब्जेक्ट लिखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आई हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो आगे वाले पार्ट में हम विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है। सेकंड कंडीशनल हमारा होता है कुछ भी नहीं करना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस की जगह अगर सेकंड फॉर्म लिखी हो तो बगल वाले पार्ट में विल की जगह वुड हो जाता है। बहुत बेसिक सी बात है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और वहीं थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आगे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। आगे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इनके मीनिंग हम चैप्टर में ही समझेंगे। अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो 19th क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर। अब आप ध्यान से देखिए कि हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। हैड के साथ और कोई वर्ब नहीं आई है तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब का ही काम कर रही है। जैसे मैंने कहा आई हैड लंच, आई हैड लंच में भी हैड इकलौती और कोई साथ में मेन वर्ब नहीं है तो हैड ही मेन वर्ब बनी हुई है। लेकिन मैंने कहा आई हैड ईटन लंच, इस केस में हैड हेल्पिंग वर्ब है, ईटन मेन वर्ब है क्योंकि साथ में मेन वर्ब है। लेकिन आपको पता है हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म या बी की फॉर्म जब अकेले आती हैं तो वही मेन वर्ब बन के आती हैं। तो अगर हैड यहाँ पे मेन वर्ब अकेले आई हुई है तो मेन वर्ब तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म होती ही होती है। जरा मुझे एक बार हैव की सारी फॉर्म बताना। फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी हैव, सेकेंड फॉर्म होती है बेटा आपकी हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी हैड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज़। आप जानते नहीं जानते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यहाँ पे जो हैड लिखी हुई है ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बार थर्ड फॉर्म तो कभी आता ही नहीं है। आई गोन देयर तो कुछ होता ही नहीं है, आई ईटन फूड तो कुछ होता ही नहीं है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बार थर्ड फॉर्म नहीं होता तो मतलब बचा कौन सा, सेकंड फॉर्म बचा। तो यहाँ पे ये हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अगर मेन वर्ब है तो सेकंड फॉर्म है। आप देख पा रहे हैं इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने आगे ही अभी देखा, क्या कहा, इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बगल वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ज़रा आप चेक कीजिए बगल वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। डेफिनेटली है, मतलब सेकंड कंडीशनल सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब नो एरर है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आया होगा। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। पहली बात तो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ रेन्स नहीं होगा, रेन आना चाहिए, अनकाउंटेबल है। दूसरा, आप जानते इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद कभी भी फ्यूचर का यूज़ नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। रेन अनकाउंटेबल है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर करेंगे, क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। 21st क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। देखते ही सेंटेंस पता लग रहा है कंडीशनल वाला सेंटेंस है, इफ लिखा हुआ है। अब हमने कंडीशन में देखे या तो इफ के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या सेकंड फॉर्म या हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ तो मुझे इफ के साथ कुछ भी इनमें से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ से मैं आइडिया निकाल सकता हूँ। अगर रिजल्ट वाले पार्ट में, बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिर इधर वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इफ आया, सब्जेक्ट आया आई, आगे लिखा हैड और थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी लिखी हुई थी डन। तो क्या बनेगा, इफ आई हैड डन दिस, अगर मैंने ये किया होता तो मैंने गलत कर दिया होता, आई वुड हैव डन रॉन्ग। और गलत करने के साथ साथ मैंने डिसअपॉइंट कर दिया होता मेरे अधिकतर दोस्तों को, वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। सिमिलरली 22nd भी भैया, इफ़ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड। आप ध्यान से देखिए, इफ़ लिखा है, सब्जेक्ट है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बेटा बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। बच्चे बगल वाला पार्ट इसको मान लेते हैं, ये बगल वाला पार्ट नहीं है, ये कॉमा लगा के जो नया क्लोज यहाँ पे शुरू हो रहा है ये है उसके आगे वाला पार्ट।
जो आप कंडीशनल पढ़ते हैं ना कि एक पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो साइड वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आप ध्यान से देखिए कि एक पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो है ही और साइड वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी है। लेंथ 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 उधार देने की बात हो रही है। तो सर फिर ये बीच वाली एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? ये आपको दैट से लेकर मीन्स तक कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मतलब है अगर उसने मुझे बताया होता, इफ़ शी हैड टोल्ड मी, क्या बताया होता कि ये बताया होता हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स। विद इन हिज मीन्स का मतलब होता है अपनी आय के अंदर जीवन व्यापन करना। तो अगर उसने मुझे ये बात पहले बताई होती कि उसका जो हस्बैंड है कभी भी अपनी आय के अंदर अपना जीवन व्यापन नहीं करता, मतलब अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा करता है, तो उस केस में मैंने उसे कभी उधार नहीं दिया होता। आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। तो आप पैटर्न समझो, अगर ये बताया होता तो मैंने ये ना किया होता। अगर ये बताया होता, इफ शी हैड टोल्ड मी, बताया होता तो उधार नहीं दी होती। ये पैटर्न है। ये बीच की तो एक्स्ट्रा बात है कि क्या बताया होता, है ना? बात समझ में आ रही है? अगर इफ शी हैड टोल्ड मी क्या कि हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन मीन्स, मतलब ये बात जानबूझ के एक्स्ट्रा लिख दी ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि देख के। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते, आपको पैटर्न पता है कि एक साइड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बात नहीं भी लिखते तब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहना था। ये बात लिखने से बस थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है उन बच्चों को जिन बच्चों की रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। सिंपल। अगला 23 है, आई विश ही सो यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं कहाँ समझाऊं? चलो यहाँ ऊपर समझा देता हूँ। इधर देखते हैं, इसको रब कर दिया मैंने। आपको मैं बता दूं कि जो आई विश होता है ना, आई विश, और जो वी विश होता है, आई विश वी विश, एक टर्म होता है आपका एज इफ। अगर आपने सुना हो तो एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, या फिर एक टर्म होता है एज दो। जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये टर्म्स दिखाई दे तो इनके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं और इनके बाद हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा? बहुत आसान है। जब कभी भी सेंटेंस से प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट की अनरियल बात का सेंस आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट की अनरियल बात का सेंस आ रहा है तो इनके बाद सेकंड फॉर्म आता है। जब कभी भी पास्ट की अनरियल बात का सेंस आ रहा है तो हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। सर ये बात ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ नहीं आ रही है, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन एक बार दोबारा पढ़िए। क्या कहा? इन सारे शब्दों के बाद आई विश वी विश का मतलब होता है काश, एज इफ एज दो का मतलब होता है जैसे कि। इनके बाद अगर प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट की कोरी कल्पना है तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट की कोरी कल्पना है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। यहाँ पे लिख दूं मैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में कहीं पे, ठीक है, सामने ही रहेगा। मैंने कहा आई विश, ठीक है, आई विश, और एग्जाम्पल के तौर पे कहा आई विश आई वर बोर्न इन 1857। एक सेंटेंस तो ये बोला। फिर नीचे एक और ही सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई विश आई, ध्यान से देखना, आई विश आई हैड बीन बोर्न नाउ। आई विश आई हैड बीन बोर्न नाउ। अब आप ध्यान से देखो, बड़े प्यार से इस बात को समझना कि आपने कहा काश, यहाँ पे भी इसका मतलब आई विश का मतलब होता है काश। पहले सेंटेंस का मतलब है काश मैं 1857 में पैदा हुआ होता, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि काश मैं आज पैदा हुआ होता। यही सेंस है आई विश आई हैड बीन बोर्न नाउ। मीनिंग मतलब ग्रामर नहीं पूछ रहा, मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि काश मैं 1857 में पैदा होता, काश मैं आज पैदा हुआ होता। मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली राइट है? नहीं जी, दोनों के दोनों गलत लिखे हुए हैं। कैसे गलत लिखे हुए हैं चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है बी की सारी फॉर्म्स कौन सी होती है? मैं समझा देता हूँ। बी एम आर ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज और वर ये आपकी सेकेंड फॉर्म होती है, बीन ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है, बी वॉज बीन पढ़ते हैं ना। फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली होती है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ईएस वाले इज। अब जो कॉन्सेप्ट मैं साइड में समझा रहा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा आई विश वी विश एज इफ एज दो, इनके बाद अगर प्रेजेंट की अनरियल है तो सेकेंड फॉर्म, अगर पास्ट की अनरियल है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पास्ट करने से पहले आप ये बताइए कि ये दोनों सेंटेंस क्या अनरियल सिचुएशन है? हाँ जी अनरियल सिचुएशन है। काश मैं 1857 में पैदा हुआ होता, अनरियल ही तो है यार, अब थोड़ी पैदा हो सकते हो। काश मैं आज पैदा हुआ होता, आज के दिन पैदा हुआ होता, आज के ज़माने में पैदा हुआ होता, लेकिन तुम तो पैदा हो गए ना, तो ये भी अनरियल है। दोनों की दोनों अनरियल है। अब बताओ कि प्रेजेंट की अनरियल कौन सी और पास्ट की अनरियल कौन सी है?
तो उसने कहा काश 1857 में पैदा हुआ होता, तो ये पास्ट की अनरियल है। काश आज पैदा हुआ होता, ये प्रेजेंट की अनरियल है। तो आपने नोट किया, अगर प्रेजेंट की अनरियल, उस साइड देखो, प्रेजेंट की अनरियल है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये वाली बेटा प्रेजेंट की अनरियल थी और ये ऊपर वाली पास्ट की अनरियल थी। तो अगर प्रेजेंट की अनरियल है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आप देखो आई विश के बाद हैड बीन लगा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। तो आप पहले हैड को काटो, बीन को काटो, सेकंड फॉर्म चाहिए इसी की, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोज या फिर वर, और अनरियल के लिए हमेशा वर यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा अनरियल के लिए सेकंड फॉर्म में वर ही आता है। और ऊपर की तरफ पास्ट की अनरियल है, पास्ट की अनरियल, पास्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो वर को काटो, आई के लिए पहले हैड लिखो, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, बीन। तो आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1857। कुछ ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गए ये लिखने देखने के चक्कर में? मुझे लगता है कहीं दूसरी स्लाइड पे ही मुझे समझाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आया सभी बच्चों को? कोशिश की होगी तो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फटाफट से नटशेल में रिपीट करता हूँ, जिन्होंने ढंग से नहीं दिख रहा है वो समझ ले, सुन ले एक बार, ठीक है। आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो कभी लिखा हो, इनके बाद सेकंड फॉर्म भी आता है, इनके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आता है। प्रेजेंट की कोरी कल्पना है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर पास्ट की कोरी कल्पना है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपके लिए मैंने दो सेंटेंस लिखे थे इधर, एक पहला एक दूसरा। आपने पढ़ा कि काश 1857 में पैदा हुआ होता, तो पास्ट की कोरी कल्पना थी। काश आज पैदा हुआ होता तो प्रेजेंट की कोरी कल्पना थी। क्या क्लियर है मेरी बात? अब आपने नोट किया, अगर प्रेजेंट की कोरी कल्पना है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं आई विश के बाद, लेकिन आई विश के बाद हैड और थर्ड फॉर्म लगा हुआ था, तो आपने सेकंड फॉर्म लगाई, तो बीन थर्ड फॉर्म है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, या तो वोज या तो वर। अब वोज क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि अनरियल के लिए हमेशा वर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आई विश आई वर अ किंग, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, हमेशा वर आता है, इसलिए सेकंड फॉर्म यहां पे लगा दी, आई विश आई वर बोर्न नाउ, काश आज पैदा होता, आई विश आई वर बोर्न नाउ। और ऊपर वाला सेंटेंस पास्ट की कोरी कल्पना थी, पास्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन ऊपर वर लगा हुआ था, वर सेकंड फॉर्म लगा हुआ था, जबकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था। तो पहले आपने बेटा हैड लिखा और थर्ड फॉर्म उसी की क्या होती है, वर की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1857। समझ में आया? यार देखो, कोशिश की मैंने, मेरे को मेरी गलती होगी, मुझे थोड़ा सा साफ स्लाइड पे दिखाना चाहिए था आपको ये लिख के, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यार अब मैं दोबारा डिटेल में करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। चलो बेटा आगे चलते, बड़े प्यारे बच्चे हैं। लेकिन ये किस लिए समझाया, नीचे क्वेश्चन था वो तो बात करी नहीं उसकी हमने। इधर देखो, आई विश, अब बताओ सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे या हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे? पढ़ के बताओ चलो, कि भाई पास्ट की अनरियल है या प्रेजेंट की अनरियल है, पढ़ के बताओ। तो काश मैंने तुम्हें देखा होता जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे। कब? जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे, काश तब देखा होता। पास्ट की अनरियल है बेटा, पास्ट की अनरियल है तो 100 को हटाओ, 100 को हटाओ, क्या लगाओगे, 200? नहीं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब हैड आएगा पहले और 100 की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। आई विश ही हैड सीन यू, आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, काश तुम्हें देखा होता या उसने देखा होता तुम्हें जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे। समझ में आ गई बात? यार बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं, बता दिया मैंने आपको, क्लियर है ना। और क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, 22वें में नो एरर था, बता दिया था, हाँ जी बता दिया था। चलो भाई, चलो आ जाओ, इसी बात को, इसी बात पे सेशन को लाइक कर देना, बता दिया आपको मैंने। चलो आओ अगले की तरफ मूव ऑन करो। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया जब तक उसने केस को स्टडी नहीं कर लिया। एक बात बताओ, पहले केस को स्टडी करेगा या पहले डिसीजन देगा? पहले केस को स्टडी करेगा, बाद में डिसीजन देगा। और आपको पता है जब भी दो पास्ट के एक्शन होते हैं, जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो कि फर्स्ट एक्शन होता है, और जो सेकंड एक्शन होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब आप मुझे बता दो कि जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया जब तक उसने केस नहीं पढ़ लिया। तो पहले केस पढ़ा, बाद में डिसीजन दिया, तो केस वाला पहला एक्शन, डिसीजन देने वाला दूसरा एक्शन। पहले एक्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो देखो बेटा हैड और ये रहा थर्ड फॉर्म, और दूसरे एक्शन में सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, जबकि सेकंड फॉर्म आना चाहिए था। और नोट लगा हुआ है सेकंड फॉर्म का भी नेगेटिव। सेकंड फॉर्म का नेगेटिव क्या होता है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो पहले तो हैड हटाओ, डिड लगाओ, आगे नोट है और गिवन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव होती है। द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। रंग को थोड़ा लाल कर लेते हैं यार, लहू मुंह लग गया। समझ में आ गया ना। चलो 25वें पे, आई लिव्ड हियर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। सिंस और फॉर आ जाए तो पता है हमको या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो या तो आई हैव लिव्ड बोलेंगे या आई हैव बिन लिविंग बोलेंगे। क्लियर। 26, आई हैव बिन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम आया हुआ है 10 ईयर्स, ठीक है। फॉर और सिंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया हुआ मतलब इसके अंदर नो एरर है। 27th है, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वोन द मैच अगेंस्ट योर टीम। आपको याद आ रहा है वर्ब के चैप्टर में मैंने आपको हैड का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इसको रब कर दूं, रब कर देता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब भी दो हैव की फॉर्म आपको एक साथ दिखाई दे, जैसे हैड दिखाई दे या फिर आपको हैव हैड दिखाई दे या फिर आपको हैज़ हैड दिखाई दे, तो याद हो तो मैंने कहा था कि जो पहले वाली ये हैव की फॉर्म्स होती हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं और बाद वाली हैव की फॉर्म मेन वर्ब होती है। और मेन वर्ब होने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों का सेंस देती है। मैंने कहा था ये खाने का भी सेंस देती है, ये पीने का भी सेंस देती है, ड्रिंक का भी सेंस देती है, ब्रिंक नहीं है भैया ड्रिंक है, ठीक है। ड्रिंक का भी सेंस देती है, ये पोजेशन ओन का भी सेंस देती है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ फैमिली, यहाँ पे पोजेशन का सेंस है ना। आई हैड लंच, यहाँ पे खाने का सेंस है। आई हैड वाटर, यहाँ पीने का सेंस है। तो बेसिकली हैव की फॉर्म जो मेन वर्ब का काम करती है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है तो बहुत सारा सेंस देती है, खाने का, पीने का, ओन करने का। तब आप ध्यान से देखिए, कंडीशनल स्ट्रक्चर याद कीजिए कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में इफ के साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो मतलब यहाँ पे सही लिखा हुआ और यहाँ पे पोजेशन का सेंस आ रहा है, ओन का। अगर मोहन हमारी टीम में होता, ओन का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली मेन वर्ब से। ये दोनों हैड की फॉर्म एक साथ आ सकती है, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाली मेन वर्ब है। और हैड के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैव हैड हैड, हैविंग हैज, थर्ड फॉर्म हैड होती है ना। तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है। इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म है, मतलब इस सेंटेंस में नो एरर है। समझ में आया। अगर मोहन हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत गए होते। जैसे वो इफ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव लेंट यू, है ना, वही सेम बात है इसके अंदर। इफ शी यहाँ पे हैड कर दिया। चलो जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े भाई देख लेना यार, ऐसे मत रुलाना मुझे। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। अब आप मुझे बताओ, पहले मैंने एक्सपेक्ट किया होगा कि राधा मीटिंग में आ जाएगी, लेकिन वो मेरे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत बाद में आई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया कि राधा भाई 2 बजे मीटिंग में आ जाएगी, लेकिन राधा 4 बजे आई। यस और नो। तो पहले तो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, अपेक्षा की थी कि राधा 2 बजे आ जाएगी, लेकिन राधा आई 4 बजे। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहला मेरे अपेक्षा करने का, एक्सपेक्ट करने का हुआ ना, कि पहले मैंने सोचा कि 2 बजे तक आ जाएगी लेकिन वो आई 4 बजे। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, एक्सपेक्ट करने का। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है क्या उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, जो फर्स्ट एक्शन होता है, और जो बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। तो केम लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो राधा बाद में आई ना, मच लेटर। लेकिन पहले तो मैंने उम्मीद रखी थी ना, एक्सपेक्ट किया था। तो फर्स्ट एक्शन ये था, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था, तो हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए। बोलो हाँ। बड़े प्यारे बच्चे, समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए अगले की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों ने स्लाइड्स ऑलरेडी जिनको नहीं मिली हैं, PDF नहीं मिली हैं, तो आप साथ साथ सॉल्व करते चलिए। तो वीडियो पॉज करके उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा। 29th क्वेश्चन है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ये वही सेकंड कंडीशनल है। आपको याद आ रहा है कि सेकंड कंडीशनल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बगल वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। और पहली बात, अगर मैं तुम होता, पहली बात मैं तुम हो नहीं सकता, अनरियल कंडीशन है। अनरियल के लिए आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती है, लेकिन वर का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, बगल वाले पार्ट में भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, यहाँ पे भी वुड हैव टोल्ड है, वुड टेल होना चाहिए। दो पार्ट में मिस्टेक है, लेकिन अब क्या करें, आपको एक ही पार्ट में मिस्टेक लगानी थी। तो जो मेजर एरर है, मेजर एरर ये है, मेजर एरर इस पार्ट में थी कि अगर मैं तुम होता, मैं तुम कभी हो सकता हूँ, क्या ये रियल है? नहीं, अनरियल है।
मैं तुम कभी नहीं हो सकता हूँ। अनरियल के लिए हम वॉज नहीं वर का यूज़ करते हैं, ये मेजर एरर है। साथ में कुछ और लिखा हुआ चल जाएगा, लेकिन इफ़ आई वॉज यू कभी भी नहीं हो सकता, इफ़ आई वर यू ही होता है। दूसरी बात, यहाँ वर होना था तो आगे वुड टेल होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना वर, बी वॉज बीन, बी वॉज वर बीन, वॉज वर सेकंड फॉर्म होती है ना, और वर अनरियल होती है, तो अनरियल है सेकंड फॉर्म है, आगे वुड टेल होना चाहिए था, नहीं लिखा, मिस्टेक है इसके अंदर, इस बुक में ही मिस्टेक लिखी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। बैंक एग्जामिनेशन में जनरली क्या होता है कि ऑप्शन अलग से भी आते हैं कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। एसएससी में जनरली ऐसे नहीं आते हैं, तो कभी कभी सेंटेंसेस में भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, निश्चिंत रहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना कि अगर मैं तुम होता, मैं तुम कभी नहीं हो सकता, अनरियल है तो वर लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। जो ये स्ट्रॉन्ग एरर बोलते हैं इसे, ये स्ट्रॉन्ग एरर है, ये वीक एरर है, वीक एरर को हमने नहीं चूज़ किया। 30th, I want you to pick up the box of eggs gently and kept it in the corner carefully। यहाँ पे कीप आना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ आप उठाएं बॉक्स को, किसके बॉक्स को, एग्स के बॉक्स को। कैसे उठाएं, जेंटली उठाएं, आराम से उठाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप रखें उसे। कहने का मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, आगे एंड लगा हुआ है, एंड पैरेललिज्म को मेंटेन करता है, एंड के इस तरफ जैसी वर्ब होती है आगे भी वैसी वर्ब होती है। तो अगर उधर फर्स्ट फॉर्म है पिक, तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म होगी कीप। तो ये सेंटेंस ऐसे है, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बुक्स एंड आई वॉन्ट यू टू कीप इट। आई वॉन्ट यू टू पिक अप एंड आई वॉन्ट यू टू कीप इट। आई वॉन्ट यू कॉमन निकाला हुआ है, यस और नो। तो टू पिक अप, टू कीप इट इन द कॉर्नर, ऐसे इसका पैरेललिज्म मेंटेन्ड है। 31st में द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। विक्टिम ने बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। तो पहले उसके साथ कोई चीज़ हुई होगी या पहले उसने बताया होगा? अरे पहले कुछ हुआ होगा तो तभी तो वो बताएगा ना कि मेरे साथ ये हुआ। तो होने वाला एक्शन फर्स्ट है और बताने वाला एक्शन आपका सेकंड है। तो फर्स्ट एक्शन में तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ये हैज़ कैसे आ गया? तो हैड हैपेंड होना चाहिए। 32nd में वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा हो तो बिफोर के आगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बिफोर के पहले हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आप नोट कीजिए, बिफोर के आगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वी हैड गॉट कर देंगे। क्लियर? गेट की थर्ड फॉर्म गॉट ही होती है, ठीक है। गेट गॉट गॉट, गॉटन नहीं होती, गॉटन एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। 33rd, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। वो अब तक मेरे साथ थी तो उसे लेट आने के लिए डांटो मत। रिब्यूक का मतलब डांट फटकार लगाना। आपको पता है अप टिल नाउ, अनटिल नाउ ऐसी टर्म्स होती हैं, अप टिल नाउ, अनटिल नाउ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके साथ हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अप टिल नाउ, अनटिल नाउ के साथ हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव, बिल्कुल ध्यान से, आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स अप टिल नाउ या अनटिल नाउ एक ही बात है। तो अभी तक मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब आगे करना बाकी, एक्शन अनफिनिश्ड है। आपको पता है अनफिनिश के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो अप टिल नाउ लिखा हुआ और खाली वॉज लिखी हुई है, और वॉज कौन सी फॉर्म होती है? वॉज सेकंड फॉर्म होती है, बी वॉज बीन। और यहाँ पे मेन वर्ब है वॉज, आप देखिए, क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है ये। लेकिन आपको पता है अप टिल नाउ के लिए सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है। यहाँ मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ आई कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स अप टिल नाउ। आई हैव कंप्लीटेड होता है क्योंकि अप टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है, लेकिन यहाँ तो सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस आया हुआ है, तो लगाओ भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वॉज को हटाओ पहले, तो शी के साथ हैज़ आता है, हैव आता है, हैज़ आता है। अब चाहिए थर्ड फॉर्म, तो इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी वॉज बीन, क्या होती है? बीन। तो शी हैज़ बीन विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। समझ में आया सभी बच्चों को? फटाफट से चलिए पॉज करिए वीडियो को और फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। I have been adoring her for the voice with which she is gifted. I have been adoring her for the voice with which she is gifted. तो मतलब मैं उसकी वॉइस के लिए उसको अडोर करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, जो कि उसे गिफ्ट में मिली है बचपन से। बेसिकली अडोर का मतलब लाइक होता है। अगर मैं बोलूँ आई हैव बिन लाइकिंग हर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे लाइकिंग।
स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, तो जब लाइकिंग में भी नहीं आता तो अडोरिंग में भी नहीं आता, दोनों का मीनिंग सेम है। यस और नो। स्टेट वर्ब हटा के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। आई एम लाइकिंग यू को आई लाइक यू बोलते हैं, शी इज़ लाइकिंग मी को शी लाइक्स मी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मीनिंग भी मेंटेन करना है। मीनिंग मेंटेन करने का क्या मतलब है कि वो उसकी आवाज़ को पसंद करता आ रहा है, पास्ट में भी प्रेजेंट करता था और अभी भी प्रेजेंट करता है। तो ये मीनिंग मेंटेन करने के लिए आपको पता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे तो काटा ही मार दिया, जब आईएनजी ही हटा दिया तो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव अडोर्ड हर। समझ में आया सभी बच्चों को? 35। आपको कंडीशनल का स्ट्रक्चर याद है? मैंने कहा था कंडीशनल में अगर इफ लिखा हो और आगे सब्जेक्ट आ जाए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है थर्ड कंडीशनल में, और बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, अगर आपको याद हो तो थर्ड कंडीशनल में। आपको पता है थर्ड कंडीशनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ को तो मार दो काटा और हैड को इधर ले आओ और सब्जेक्ट को उधर ले जाओ और थर्ड फॉर्म, और आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म तो लिखोगे ही लिखोगे अगला पार्ट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म को आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एग्जाम्पल बोल के बताता हूँ। इफ शी हैड टोल्ड मी, इफ शी हैड टोल्ड मी, आप ऐसे भी बोल सकते हो हैड शी टोल्ड मी, हैड शी टोल्ड मी। तो आप ध्यान से देखो, हैड ही कम, तो ये हैड ही कम, इसका मतलब क्या? इफ ही हैड कम, सेम मतलब है। तो मतलब एक पार्ट में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब नो एरर है। समझ में आया सभी बच्चों को? कोई बात नहीं, कंडीशनल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, आ जाएगा भाई, निश्चिंत रहिए। कुछ 2-3 कंडीशनल ये जो इंपॉर्टेंट है पढ़ा दूंगा अच्छे से, जो पढ़ा दी हैं चीज़ें 50 में से 52 में से कुछ 40-45 क्वेश्चंस जो हो रहे हैं एटलीस्ट वो तो करो। जब इतना सब कुछ पढ़ा दिया तो वो भी पढ़ा दूंगा, निश्चिंत रहिए बेटा, ठीक है। चलो, एक्चुअल में क्या होता है ना भाई, हेक्टिक शेड्यूल है बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं सारी, और स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को खुश करते हैं तीसरा नाराज़ हो जाता है। भाई किस किस को खुश करूँ मैं? यस और नो। तो सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। आएंगी क्लासेस, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस आगे आने वाली हैं, बशर्ते बस सब अच्छा चलता रहे, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, है ना। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता बहुत है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। यस और नो। तो बस सब बढ़िया चलता रहे तो मैं आपके लिए क्या बोलते हैं उसे, आपके उपस्थित हूँ, जो भी है। चलो आ जाओ। Many observations indicate that the number of drug addicts is grew ये क्या आ गया? डे बाय डे, मतलब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स है ना बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है। इस ग्रो कैसे आ गया? इस ग्रोइंग आना चाहिए। डे बाय डे का मतलब एक्शन चल रहा है अभी भी। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कि पूरी दुनिया में होते हैं। तो ये तथ्य होगी ये बात, तो आज भी बताते हैं, कल भी बताते हैं, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, सरसों भी, चरसों भी, और जो भी होता है आगे, ठीक है। तो बेसिकली तथ्य है तो टोल्ड कैसे आ गया? न्यूज़पेपर टेल आना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं फैक्ट बताने के लिए। हेयर इज़ कमिंग माई फ्रेंड, ध्यान रखिएगा जब कभी भी हेयर देयर से सेंटेंस शुरू हो और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हेयर कम्स माई फ्रेंड होता है, इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट ये माई फ्रेंड होता है, ठीक है। क्लियर है? देयर गोज ही हम ऐसे बोलते हैं, देयर गोज ही, है ना। देयर कम्स माई फ्रेंड हम जनरली ऐसे यूज़ करते हैं। तो हेयर देयर से शुरू हो, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा हम लोग यूज़ करते हैं। चलो, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। उसने मुझे एडवाइस किया जैसा उसने किया, लेकिन मैंने उसकी एडवाइस पे कोई अटेंशन नहीं दी। कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड, उसने मुझे एडवाइस किया कि जैसा उसने किया मैं वैसा करूं, लेकिन मैंने उसकी एडवाइस पे कोई अटेंशन नहीं दी। नो एरर है इसके अंदर, देख लें एक बार, चेक कर लें। नो एरर, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है किसी भी तरीके की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, एडवाइस और एडवाइज में फ़र्क पता है ना, एक होता है एस ई वाला, एक होता है सी ई वाला। एस ई वाला वर्ब होता है, सी ई वाला नाउन होता है, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड, अब देखो हैज़ हैड 2 बार आ गया, तो मतलब ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हैज़ हैड कैसे आ गया? नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए तो फ्यूचर का यूज़ करते हैं।
और बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वो सेटल हो चुका होगा लंदन में। तो याद करो टेंस में बताया था कि कोई एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम से पहले हो चुका होता है तो उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोचिंग बाय जून। तो एक्शन कोई फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होता है, उसमें विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय अगले साल तक मैं लंदन में सेटल हो चुका हूँगा। फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, तो बेटा ये गलत है। ही के साथ क्या लगाएंगे? विल, और आगे आएगा हैव, और आगे फिर सेटल थर्ड फॉर्म आई। इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम की डायरेक्ट बात अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो टेक टुक टेकन होना चाहिए, तो यहाँ पे टुक आएगा। आई हैड होप दैट, मैंने ये उम्मीद की कि आई वुड सी यू द अदर डे, कि मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा, लेकिन मैं बीमार हो गया। तो पहले उम्मीद की होगी, बाद में बीमार हुआ होऊंगा, तो नो एरर। इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी सर, नो एरर है। अगला है द थीफ वॉज कोड आफ्टर। अब आपको याद होगा जब बिफोर वाला आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आपको आफ्टर वाला भी बच्चे ध्यान होगा। तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, और आफ्टर के केस में इधर सेकंड फॉर्म आता है तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। पूरा टाइमलाइन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आप पढ़ाकू बच्चे हैं, आपने वो चैप्टर देखा है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आफ्टर के इधर तो वॉज कोट है। वॉज कोट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही पैसिव होता है। आपको पता है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैच कोट 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 थर्ड फॉर्म होती है, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही पैसिव है। तो आफ्टर के इधर सेकंड फॉर्म है, लेकिन आफ्टर के आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड डिस्पोज्ड आना चाहिए। यस और नो? डिस्पोज ऑफ का मतलब छुटकारा पा लेना, स्टोलन गुड्स मतलब चुराए हुए सामान से। चलें, सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशन। आप ध्यान से देखिए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन आगे हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आ गया? जब यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, तो एंड के आगे भी तो पास्ट आना चाहिए, सिर्फ कोल्ड आएगा, हैज कोल्ड नहीं आएगा। पैरेललिज्म को मेंटेन करना है। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोटी। मोटी मोटी क्या होगा? मोती, ओके मोटी खैर कोई बात नहीं, चलो। तो आई कुड नॉट रिकॉल वट शी हैज़ टोल्ड मी, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा था। कुड नॉट पास्ट की बात चल रही है बेटा, तो फिर प्रेजेंट कैसे यूज़ किया है? वट शी हैड टोल्ड, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हैड आना चाहिए, ठीक है। तो वट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोटी, मोटी के साथ उसका मतलब मोती के साथ उसका क्या कंसर्न है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। दैट टू एंड टू, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, दो और दो के बाद अब मेक लगाते हैं या मेक्स लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो फैक्ट है, फैक्ट है तो प्रेजेंट टेंस चाहिए। अब प्रेजेंट टेंस में ये टू एंड टू सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि सिंगुलर है तो मेक्स करेंगे, प्लूरल है तो मेक करेंगे। पहला पॉइंट तो ये, तो ध्यान रखिएगा इस केस में दोनों सही होते हैं, मेक्स भी सही होता है, मेक भी सही होता है, लेकिन ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और उसमें हम सिंगुलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लूरल को कम देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रामेरियंस हमेशा सिंगुलर के साथ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, कोई कुछ जैसे नन ऑफ देम के साथ हैव भी आता है, हैज़ भी आता है, लेकिन लोग सिंगुलर के साथ जाते हैं। तो ऐसे टू एंड टू ऑलवेज मेक्स फोर होता है, ध्यान रखिएगा। नोबडी नोज व्हेन द डेथ विल नॉक, व्हेन, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस के बाद आप लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, व्हेन द डेथ नॉक्स एट हिज डोर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलें, दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। एक बात बताओ, वो कह रहा है कि वो ऑफिसर बनेगा, वो ऑफिसर बनने की इच्छा रखता है जब वो हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। तो पहले कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद ही तो वो उम्मीद कर रहा है ना। होप करने का मतलब प्रेजेंट में भी वो उम्मीद कर रहा है कि हाँ भैया मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो पहले वो कंप्लीट कर चुका होगा ना। कंप्लीट करने के लिए आपको फिनिश्ड या अनफिनिश्ड एक्शन में से कोई लगाना पड़ेगा। आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड होना चाहिए यहाँ पे। या मेरी फोटो आ रही है क्या पीछे? रुक जाओ। आफ्टर ही, यहाँ पे विल हटाओ, कंप्लीट हटाओ, आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? चलो मैं समझाता हूँ आपको। उसने कहा दीपू होप कर रहा है कि वो बनेगा ऑफिसर। कब बनेगा? जब वो अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करेगा। जब कंप्लीट कर लेगा, आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड, जब हो चुकी होगी तभी तो बनेगा ना।
बिना हुए कैसे ऑफिसर बन जाएगा, यस और नो। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, जब हो चुकी होगी, आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड, तभी वो होप करेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे थोड़े से एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं, निश्चिंत रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, बीच बीच में बच्चों को थोड़ा सा डराने के लिए ऐड कर देते हैं। खैर 49 है, मीनू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर। जो मीनू है, अलॉन्ग विद के पहले मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है इज, ये सही लिखा हुआ है। बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर भी हो सकता है, इज इल देयर, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, नो एरर है। एक बार चेक करें, 49 में नो एरर है, बिल्कुल सही। 50th है, माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू केम हियर। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम यहाँ कब आए। तो बेसिकली जब पास्ट की बात होती है ना, सिंपल पास्ट की बात करते हैं कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, है ना। आप फिर बताते हैं आई एट लंच, ऐसे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट होम, देन आई एट फूड एंड देन आई कंप्लीटेड माई वर्क। जनरली पास्ट की बात बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर कोई हिंट वगैरह नहीं दिया है, तो यहाँ पे कोई हिंट वगैरह नहीं दिया 50वें में, तो आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि व्हेन डिड यू कम हियर, पास्ट बताना है, इंटेरोगेटिव है ना, तो पास्ट सिंपल पास्ट लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इंटेरोगेटिव में डिड आता है, आपको पता होगा। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। सिंपली बस पास्ट की बात कर रहा है, सिंपली पास्ट की बात करनी है तो सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव यूज करेंगे। व्हेन हैव यू नहीं, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। ही वुड नॉट हैव डन ऑल दिस इफ, ये थर्ड कंडीशनल याद आ रहा है। इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, याद आ रहा है। आप देख पा रहे हैं जनरली थर्ड कंडीशनली यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। खैर चलो आओ, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप इस वाले पार्ट को बाद में भी लिख देंगे, इसको पहले भी लिख देंगे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, इफ शी हैड टोल्ड मी, या इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई हैड नोन द आंसर। मतलब इस वाले क्लोज को मैं पहले और इस वाले क्लोज को बाद में भी लिख सकता हूं। और वही, लेकिन जहां जहां पे इफ जाएगा वहां वहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म जाएगा। आप देखिए ये क्लोज बाद में लिखा हुआ इफ वाला, यहाँ पे हैड भी है और थर्ड फॉर्म भी है। और आप इस वाले पार्ट में देखिए कि वुड हैव भी है। ये इफ वाला क्लोज बाद में चला गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और ये वुड हैव वाला वुड हैव थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया, इसमें भी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, मतलब ई है। यस और नो। ये हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड, ये आपका पैसिव में लिखा हुआ है, एक ही बात है। समझ में आई मेरा पॉइंट। चलो नो एरर था इसके अंदर। द टीचर सैड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। टीचर ने बताया, सैड पास्ट की बात चल रही है तो बेटा सेंटेंस पास्ट में चलेगा, रेन्ड आना चाहिए यहाँ पे, रेन्स तो प्रेजेंट में लिखा हुआ है। क्या आप लोगों को समझ में आया, सभी बच्चों को अच्छे से। अब ये जो चैप्टर मैंने आज आपको करवाया है, टेंस कंप्लीट करवाया है। आपने एक चीज़ नोट की, एक मिनट रुको, जाना नहीं, रुको मेरी बात समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा कि मैंने आपको कुछ डेट्स बताई थी, है ना, ये रहा, एक सेकंड, मैंने आपको कुछ डेट समझाई थी। तो इन दिन आपके सेशंस आने वाले हैं, टेंसेस, प्रोनाउंस, नाउंस, एडजेक्टिव्स के। तो आपने पहले ही, आपको मैं भिजवा रहा हूँ पीडीएफ, तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, पहले ही मैं पीडीएफ भिजवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले सॉल्व करते होंगे तभी सेशन को देखते होंगे, साथ साथ भी सॉल्व करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस शिद्दत के साथ सेशंस को आप लोग अटेंड करें। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, जैसे मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तब मिसलेनियस के फॉर्म में आते हैं, याद होगा आपको। तो ऐसे ही जब ये चैप्टर्स आप पढ़ रहे होंगे, प्रोनाउंस, नाउंस, इस बुक के हम चैप्टर्स जब हम कवर कर रहे होंगे, तो कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी आएंगे। तो अलग से नोटबुक उठाइएगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के, जहाँ जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं, जैसे टेंस के नोट्स बनाए होंगे, नाउंस के बनाए हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के आप लोग मिसलेनियस पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। हालांकि मिसलेनियस के चांसेस बहुत कम रहते हैं आने के, जनरली वैसे ही एरर आते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जो मेजरली यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। और अब तो एग्जामिनेशन में मतलब एरर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, आसान ही आते। पहले के टाइम पे बहुत मुश्किल आया करते थे, लेकिन स्टिल आपको कवर करनी है चीज़ें, ये नहीं कि हल्के में लेके चलना चीज़ों को। तो नोट्स अपने बढ़िया तरीके से बना के रखना, कोई मिसलेनियस चीज़ भी आती है तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। सेशन को अच्छा लगा है तो लाइक खड़का दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।